गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका लास्ट संडे जो भी टेस्ट हुआ था ना, वो हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप सारे लोग क्या करो कि ये जो आपका टेस्ट पेपर आपका पीडीएफ होगा ना, वो एक बार खोल लो। ठीक है, एक एक बार मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करना और उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करूंगी। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं मेडिकल का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, तो आपके पास मेडिकल का भी होगा, तो मेडिकल का ही पेपर अभी खोल लो। ठीक है, उसमें 45 क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग इन दिस सेल्सियस। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, वो क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 32। ठीक है, अब इसमें आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू गिवन है, दैट इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सिंपली आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपकी डिग्री सेल्सियस में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पुट कर देते हैं इसको। 200 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 32 यहां से माइनस हो जाएगा। 200 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए तो आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करो और आपका आंसर है इसमें क्या? 93.3 डिग्री सेल्सियस। अभी आप फिर से सॉल्व करो, एक बार मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ। ठीक है, यही आंसर आ रहा है सबका? अभी एक बच्चे ने दिया है, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन। सो मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। आपको जब टेस्ट का, आपने जब टेस्ट स्टार्ट किया होगा, प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, आपको बोला गया था कि आपने क्या पहले कवर करना है? एनसीईआरटी कवर करनी है, डीपीपीज आपको जितने भी दिए हुए हैं वो कवर करने हैं, और एग्जाम्पलर। ठीक है, तो पहले जो बेसिक चीजें हैं ना तैयारी की, ये 3 स्टेप आपने नहीं भूलना। पहले आपने नोट्स कवर करने हैं, ठीक है, फिर आप डीपीपीज से जाओगे, यू विल गो थ्रू द डीपीपीज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। बहुत सारे बच्चे डीपीपीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो डीपीपीज करो। ठीक है, अगर डीपीपी सॉल्व करोगे तो एक भी इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा नहीं। ठीक है, एंड ऑल्सो एग्जाम्पलर। ठीक है, उसके बाद आपने देखनी है कोई साइड बुक, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि कोई साइड बुक बता दो, तो आई थिंक अभी तक तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जो डीपीपीज दी जा रही है, दैट इज इनफ फॉर यू टू स्कोर इन दीज एग्जाम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, what will be the molarity of solution which contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml। देखो, अब आप लोग का क्या है ना, जैसे आप लोग डाउट्स भी मेरे से पूछते रहते थे, तो डाउट्स के टाइम पे भी मैंने ये तो जज कर लिया कि आप लोगों का बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो गए या फॉर्मूला पुटिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, वो आप इजीली कर सकते हो, बट स्टिल जिसको भी दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मूला। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे बार में आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, मोलारिटी पूछ रहे, मोलारिटी का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या गिवन है? मास गिवन है, मास ऑफ NaCl गिवन है और हमें वॉल्यूम गिवन है। तो क्या हम मास से मोल्स निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में भी ये क्या पढ़ा था, फॉर्मुलेज में पढ़े थे, मास से मोल निकालना, और आपको वॉल्यूम गिवन है। मोलारिटी का अगर फॉर्मूला याद हो किसी को तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। इन लीटर्स किसके? ये किसका वॉल्यूम होगा? आपका पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा, पूरे सोल्यूशन का ही वॉल्यूम गिवन है। किस में गिवन है? लेकिन ml में गिवन है। ठीक है, यूनिट ध्यान में रखना है, और हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 47th क्वेश्चन हम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास क्या है? 5.85 ग्राम। NaCl का मोलर मास अभी तक तो आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, Na का कितना होता है? कितना होता है Na का? 23।
एंड क्लोरीन का होता है 35.5। एम आई क्लियर टू यू ऑल? एक बार मुझे रिप्लाई कर दो क्योंकि मेरा वीडियो पॉज हो गया। यहां तक तो क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हमें गिवन क्या है, ठीक है। अब हमें मोलर मास NaCl का याद है सबको, कितना होगा मोलर मास? बताओ। गुड, ठीक है। 58.5 नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे यहाँ से। 58.5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गया। हमें वॉल्यूम भी पता है, क्या हो गया? मोलैरिटी हमने निकाल ली 0.1, और ये 500 ml है, मतलब आधा लीटर है, ठीक है, हाफ लीटर। तो ये क्या हो गया आपका? 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। यहां तक सबको दिख रहा है बोर्ड में? क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ क्योंकि देखो सारे बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर दिए होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ सबको साथ में लेके चल रहे तो फिर हम धीरे धीरे ही जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार, क्योंकि पेपर डिस्कशन हो रहा है और फिर आप सब लोगों को सॉल्व भी करना है, ठीक है। ये नहीं आपने एग्जाम में कर लिया सॉल्व तो यहाँ पर नहीं करोगे। आप ऐसे मूवी देखने के लिए मत बैठो, ठीक है। पेपर पेन लेके साथ साथ में सॉल्व करते रहना, ठीक है। इज दैट क्लियर? Okay, fine. Next question, question number 48. Question number 48 पढ़ते हैं। The number of atoms present in 1 mole of element is equal to Avogadro number, ठीक है। Avogadro number आपको पता है कितना? Na, ठीक है। Which of the following element contains greatest number of atoms? ये तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है, you know this, ठीक है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होगा, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सबका सॉल्व करेंगे। 48 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि 4 ग्राम हीलियम, ठीक है। अब हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना होता है उसका? 2He4, 2He4, 2 is the atomic number and 4 is the atomic mass. I'm talking about atomic mass, ठीक है। मोलर मास 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे ये एक बार मुंह जुबानी करके देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 होगा ना नंबर ऑफ मोल, क्योंकि एटॉमिक मास कितना है हीलियम का? 4, ठीक है। 1 मोल हो गया तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 1 मोल में? Na एटम्स हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले का आ गया आपका Na एटम्स, ठीक है। ऑप्शन ए का है Na एटम्स। बी में आते हैं 46 ग्राम ऑफ Na। 46 ग्राम Na, मोलर मास कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 46 अपॉन 23 कितना हो गया? हाफ। हाफ मोल Na है, ठीक है। एटम्स कितने हो जाएंगे हाफ मोल में? हाफ Na, 2 Na नहीं, ठीक है। n by Na is equals to n by Na is equals to n। याद है ना ये फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल को हम कैसा पार्टिकल में कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर हाफ आया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितने हो जाएंगे? हाफ Na, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ Na। देखो अब इसका Na आया था, इसका कितना आ गया? हाफ Na एटम्स। ऑप्शन सी में आते हैं 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है मास? हाँ वो 2 Na होगा, सॉरी 46, हाँ 2 Na हो गया ये, ठीक है। 46 अपॉन 23 इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? 2 मोल हो गए, तो 2 मोल हो गए तो 2 Na एटम्स हो गए, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है? 40, ठीक है। तो 0.40 अपॉन 40 कितना हो गया? 0.1। और एटम्स कितने हो गए इसमें? कितने एटम्स हो गए? 0.1 Na, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका हो गया आपका 0.1 Na। नाउ कमिंग ऑन टू ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपको देख के ही लग रहा होगा, देख के अच्छा लग रहा होगा कि 12 है और उसको किससे डिवाइड करना है? हमने 4 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ना अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन जब एग्जाम टाइम में बैठोगे और आप सिर्फ वैल्यू देके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। 12 अपॉन 3 कितना? 12 अपॉन 4 हो गया 3,
और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 3Na। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया ऑप्शन डी। ठीक है फाइन। So we are done with question number 48. Now coming on to question number 49. 48 क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है क्वेश्चन नंबर 49 साथ साथ में रीड करो। ठीक है What will be the molality of solution containing 18.25 gram of HCl gas and 500 gram of water। ठीक है याद रहे यहाँ पे क्या पूछ रहा है मोलालिटी पूछ रहा है। मोलालिटी क्या हो जाएगा आपका ठीक है मोलालिटी का फॉर्मूला बताओ सारे। मोलालिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ व्हाट सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आएंगे स्पेशली नीट में। ठीक है तो फॉर्मूला अगर आपको याद है आधा काम आपका वैसे ही हो जाएगा। ठीक है आपको गिवन क्या क्या है 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब सॉल्वेंट आपको वेट गिवन है किसमें ग्राम्स में। ठीक है इसमें आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 18.25 और HCl का कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 1 कितना हो गया 36.5। कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स बताओ 0.5। ठीक है वेरी गुड। अब हमें क्या करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना है। ठीक है वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब 500 ग्राम मतलब कितना होता है आधा किलो होता है ना। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 0.5 इंटू 2 कितना हो गया आंसर आपका वेरी गुड 1 मोलल। मोलल को हम या तो पूरा मोलल लिख देते हैं या फिर हम इसको स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है क्लियर है सबको बहुत इजी क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सबसे हो ही गए होंगे। ठीक है ये सारे क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं लेकिन अगर इन क्वेश्चंस में आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है स्पेलिंग मिस्टेक मतलब क्या होता है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें स्पेलिंग मिस्टेक मतलब होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया फिर आपका जहां 3 नंबर बढ़ना चाहिए वहां 4 नंबर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है तो इसमें हमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है ये एवोगाड्रो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछ रहा है हमें मोलैरिटी के टर्म्स में गिवन है। हमारा जो क्वेश्चन है वो मोलैरिटी के टर्म्स में गिवन है तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा MV क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम MV से। निकाल लिया हमने कितना निकाला हाँ ml में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मिली मोल्स हो जाएंगे। ठीक है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें 0.002। ठीक है कैसे निकला है हमने सिंपली क्या किया ml को हमने क्या किया 100 है तो 10⁻³ क्योंकि हमें मिली मोल्स नहीं निकालने हमें क्या निकालना है मोल्स निकालना है इनटू तो कितना आ गया 0.002 क्योंकि ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 और यहाँ पे 2 तो और 0 थे ही तो क्या हो जाएगा 0. इतनी यहां तक आ गया सबका ओके अब हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है और हमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो जब भी नंबर ऑफ मोल पता हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा हो हम क्या करेंगे सिंपली उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है Na से हमने मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 6.02 तो क्या हो जाएगा 12.044 हो गया। ठीक है अब यहाँ पर देखो ये 2 एक्स्ट्रा थे। ठीक है और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 3 0 क्या हो जाएंगे वहां पे कम हो जाएंगे तो 10⁻23 जो आना चाहिए वो क्या आ जाएगा 10⁻
20 मॉलिक्यूल्स। फाइन। जो आपके डाउट्स है ना, जब मैं पूछूं तभी बताने, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही देख रही हूँ डाउट। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन तो आप बचपन से करते आ रहे हो, जब से ये मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है आपका अप्रैल से, तब से ये वाला क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो। बताओ इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मास परसेंटेज पूछ रहा है। कार्बन का मोलर मास तो आपको याद होगी कि क्या होगा, कितना होता है? इजी तो सारे है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है मैंने 44, ठीक है। कार्बन का कितना हो गया? 12। परसेंटेज पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 12/44 इंटू 100। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन? ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 52, which of the following statement about a compound is incorrect? ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। A molecule of a compound has atoms of different elements. Molecule of a compound, ठीक है, has atoms of different element. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। Okay. A compound cannot be separated into constituent elements by physical methods of separation. बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सही बात है, ठीक है। A compound retains the physical property of its elements. बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमने इसके आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं अगर सिंगल करेक्ट है तो। ऑप्शन सी, ठीक है। विद कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। 53 पर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, रिएक्शन आपकी क्या है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, ठीक है। आयरन ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है? ये कंपाउंड क्या है? करेक्ट तो बेटा, करेक्ट तो पता ही है। हम डिस्कशन कर रहे हैं, पेपर डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। Fe2O3 क्या होता है? रस्ट होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का। टोटल मास ऑफ आयरन पहला है कि टोटल, हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या सही लग रहा है ये? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि मास इज ऑलवेज कंजर्व। मास को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में जो मास होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस आप देखो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। नो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब होता? अगर जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये क्या हो रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये तो गलत है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड नॉट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाय एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा, आपने एलआर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी रिएक्शन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होगा। तो एक अगर एक्सेस है उसके बेसिस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ रहा है? जो लिमिटिंग है। लिमिटिंग तो अभी भी उतना ही है, तो उतना ही बनेगा। इसलिए ऑप्शन सी क्या है? वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस विल डिक्रीज इफ अमाउंट ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम अमाउंट में होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बाकी सारे गलत हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन क्यों गलत है ये भी हमें जानना जरूरी है। ये नहीं कि ऑप्शन ए आ गया तो हमने कर दिया,
एग्जाम टाइम में करना है ऐसे, लेकिन डिस्कशन के टाइम यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप. फाइन. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 54. ठीक है, 54 पर आए. क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगेन आया है. ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सा रिएक्शन क्यों बी क्यों, मुझे कोई बताओ वाई बी इज इनकरेक्ट. ठीक है, अनबैलेंस. ओके, वेरी गुड. सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बैलेंस नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हम मास हम लगा ही नहीं सकते. ठीक है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में क्या है, C3H8 है, मतलब C कितने हैं, 3 है, H कितने हैं, 8 है. लेकिन अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में देखें तो एक ही कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये फॉलो नहीं करा. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. अगेन 55 क्वेश्चन, बचपन वाला क्वेश्चन आ गया हमारा. क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट. ये कैल्शियम फॉस्फेट में हमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका टोटल मास निकालो, ऑक्सीजन का मास निकालो. ऑक्सीजन का मास कितना निकालोगे, PO4 का होल ट्वाइस है, मतलब टोटल ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, कितना है ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन एटम्स है. तो 8 ऑक्सीजन एटम्स का मास भी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 16. कैल्शियम फॉस्फेट का कितना है मास, मोलर मास बताओ कैल्शियम फॉस्फेट का जल्दी से. कैल्शियम का नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट का. इसका आंसर आ गया. हमने क्या किया, सॉल्व किया इसका, ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास हमने सॉल्व कर दिया. कितना आंसर आया इसका बताओ. ए आंसर वो नीचे भी दिख रहा है, ए आंसर आपने सॉल्व करके आंसर बताओ. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56. ठीक है, 56 पर आते हैं. रीड करो साथ में. 56 क्वेश्चन में क्या है कि 45.4 liters of dinitrogen reacted with 22.7 liters of dioxygen and 45.4 liters of nitrous oxide. Nitrous oxide क्या होता है, N2O is formed and the reaction is given below. Which law is obeyed in the experiment? इसमें ये जितना भी आपको given है उसका हमें क्या निकालना है कि कौन सा लॉ ये फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है. कंसेंट्रेशन ऑफ मास तो वैसे कुछ होता नहीं है, इट शुड बी कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों, नो 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 सारे बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन क्यों, कोई बताएगा क्यों. क्योंकि हमें लीटर्स में गिवन है, हम यहाँ से मास नहीं निकाल सकते, हमें इनकी डेंसिटी नहीं पता है अभी. ठीक है, लीटर्स में गिवन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या फॉलो हो रहा है, बिल्कुल नहीं फॉलो हो रहा है. क्योंकि हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होने के लिए हमें कम से कम 2-3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तो दे, तभी तो हम निकालेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. डेफिनेट प्रोपोर्शन हो रहा है क्या, वो भी हम नहीं निकाल सकते अभी. ठीक है, जितना आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन उससे आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी नहीं निकाल सकते हो. गेल-लीजैक्स लॉ, गेल-लीजैक्स लॉ क्या कहता है, डी ही होगा. लेकिन बता तो दो गेल-लीजैक्स क्या होता है. यस, ठीक है, गेल-लीजैक्स लॉ एसटीपी पर होता है क्या. नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है. ये कौन सा लॉ है, आपको लॉ याद होना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मैं इसमें और भी क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपने बताने हैं साथ साथ में. एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, वेरी गुड. ठीक है, और गेल-लीजैक्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम कंबाइन इन सिंपल रेशियो. हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरी गुड. दिस वर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे. ठीक है, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस दे ऑक्यूपाई. ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो गेल-लीजैक्स लॉ भी आपको आता है. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57. 56 क्लियर है ना सबको, 57 पर आ जाए. ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा स्लो चलेंगे. ठीक है, उसके बाद मुझे भी आपका थोड़ा लेवल पता लग जाएगा. आप जैसे रिप्लाई कर रहे हो मुझे ठीक ही लग रहा है. तो
इसके बाद से अगर किसी को दिक्कत हो रही है, स्पीड इशू हो रहा है कि स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, वो नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। ओके फाइन। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57। 57 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.11 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखो, एक तो होता है कि आपने मोलारिटी और मोलालिटी वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपने रट रखा हो। देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको याद ही करना पड़ेगा या आपको रटना ही पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स्ड रूल। अगर आपको याद, इफ योर क्रैमिंग पावर इज गुड, तो आप फॉर्मूला रट लो, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में हेल्प ही करेगा। क्योंकि एग्जाम जो आप होता है वो कैसे क्रैक करोगे? आपने दोनों का कंबाइन एफर्ट होना चाहिए। एक तो आपकी क्रैमिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह केमिस्ट्री में या अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी में आपको क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला आपको याद भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं याद तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, कौन से? मोलारिटी के, मोलालिटी के, नंबर ऑफ मोल्स के, वो तो हमें याद ही है। ठीक है, तो एक बार मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला जो था मोलारिटी और मोलालिटी का वो बताना। जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो क्या होता था? ठीक है, इसमें हम डेंसिटी का भी यूज करेंगे। डेंसिटी का कहाँ यूज करेंगे? हम वेट निकालने में। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। मैं बेसिक से जा रही हूँ, मैं इसमें फॉर्मूला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि आप पहले बेसिक से एक बार समझ लोगे तो फॉर्मूला तो आप कभी भी क्रैम कर सकते हो। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोलालिटी आपको गिवन है क्या? 3 मोलर। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन, वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट इन केजी। और डेंसिटी आपको गिवन है कितनी? 1.11 ग्राम पर ml। और मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको गिवन वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। अब हम क्या करेंगे? 1.19 क्या है? 1.11 है मेरे में, तो तुम्हारे में 19 है। ठीक है, ध्रुव ने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, वेरी गुड। काफी मेहनत की आपने फॉर्मूला टाइप करने में। 1.11 ग्राम ही है। कौन सा पेपर देख रहे हो तुम लोग? ठीक है, अब हमें ये सारी चीजें पता है, हम यहां से क्या करेंगे? हाँ, 2.07 2.97 है आंसर। ये सारी चीजें हमें पता है। अभी हम क्या कर सकते हैं? या तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से और यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, NaOH का वेट कितना होता है? मोलर मास कितना हो जाएगा NaOH का? 40। ठीक है, 40 ग्राम्स। यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन का लें तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा डेंसिटी? अगर डेंसिटी, ये किसकी डेंसिटी है? पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी है। ठीक है, ये किसी NaOH की डेंसिटी नहीं है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अगर 1 लीटर का लें तो ये कितना हो जाएगा? इफ फॉर 1 लीटर कितना मास कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। आपका ये क्या आ गया? मास आ गया। NaOH का मास आपको पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका निकल जाएगा कैसे? दिस माइनस दिस, और हमें किस में निकालना है? केजी में निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? मोलालिटी से हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। वॉल्यूम हमने किसके लिए लिया था? 1 लीटर के लिए लिया था। तो हमने सारी चीजें पुट करी, हमारा मोलालिटी आ गया। आ गया? कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्ट वाला वही है कि आप डेंसिटी, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आप डिड्यूस करो, उतना वो करो। इससे अच्छा आप ना जितना भी चीजें गिवन है वो लिख लो। अगर आपको फॉर्मूला याद है देन इट इज फाइन, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला में मान लो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आपकी गलती भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी क्रैमिंग अच्छी है आप याद करके भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 58 पे करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 58 रीड करो सब। The reactant which is entirely consumed in the reaction is known as limiting reagent। आप सबको पता है ये बात। ठीक है, in the reaction 2A plus 4B equals to 3C plus 4D।
ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है आपको, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है, 2A + 4B gives 3C + 4D। अब इसमें आपको सबको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, इसके कितने हैं 5 मोल और इसका कितना है 6 मोल। Which is the limiting reagent and calculate the amount of C formed। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपली आपने क्या करना है, आपका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है आपने, सिंपली जितना भी गिवन मोल है उसको लिमिटिंग, उसके स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से आप क्या करोगे, कोफिशिएंट से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 6/4। 5/2 कितना होता है 2.5 और 6/4 क्या होता है 1.5। कौन कम है 1.5, तो ये क्या हो जाएगा आपका LR। ठीक है, आपका B क्या हो गया LR। अब जितना भी C फॉर्म होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, B के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये 4 मोल था तो ये 3 मोल बन रहा था। ठीक है, तो ये 4 मोल था तो ये 3 मोल बन रहा था। कहां से हमें पता चला, स्टोइचियोमेट्री से पता चला। ठीक है, 1 मोल होता तो 3/4 मोल बनता C। 6 मोल है 3/4 × 6 बनेगा, कितना हो जाएगा 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, इजी था। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 59 वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको जो भी चीजें गिवन है उसको हमें मोल्स, मॉलिक्यूल, वही जो 3 फॉर्मूला आपने मोल के पढ़े हैं वही यूज करना है, इसका 3-4 फॉर्मूला वो अब निकाल के ये आपको मैच विद द फॉलोइंग करना है। जल्दी से करो, अभी करो, जिसने कर लिया है वो भी करो। ABCD नहीं बताना मुझे, ABCD मुझे भी पता है, आपने बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है, पहले ऑप्शन में गिवन है 88 ग्राम ऑफ CO2। 88 ग्राम ऑफ CO2, CO2 का आपको पता है मोलर मास कितना होता है 44। कितना मोल हो गया, हाफ मोल हो गया, 2 मोल हो गया। ठीक है, 88/44 2 मोल। ठीक है, तो ऑप्शन B। नेक्स्ट इज योर, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मतलब इतना कितना है वो Na है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर में कितना मोल होता है 1 मोल, मतलब इसका क्या हो गया आपका 1 मोल, मतलब C ऑप्शन हो गया। ठीक है, 5.6 लीटर्स ऑफ O2 एट STP, मतलब STP से नंबर ऑफ मोल्स में निकालना है, हम क्या कर देंगे 5.6/22.4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5.6/22.4 करेंगे तो 1/4 मोल हो जाएगा। 1/4 मतलब कितना हो गया 0.25 मोल्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, so क्वेश्चन नंबर 59 इज आल्सो क्लियर टू यू ऑल। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 60, calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction। ठीक है, what mass of calcium chloride will be formed when इतना ml of 0.7 molar HCl reacts with 100 gram of CaCl2 and calculate the number of moles of calcium chloride formed in the reaction। अब हमें क्या करना है, हमें सब कुछ गिवन है। ठीक है, हमें क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, और यही हम यूज करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा LR, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट के ही अकॉर्डिंग क्या हम निकाल लेंगे, CaCl2 कितना फॉर्म होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 60 था ना, ये क्या है, CaCO3 + 2HCl gets CaCl2 + CO2 + H2। इससे हमें मतलब नहीं है। ये कितना मोल है 250, मतलब कितना हो गया 1/4 लीटर्स। हमें मोल्स निकालना है, मिलीमोल नहीं निकालना। 1/4 और मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.76, तो 1/4 × 0.76 कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना होना चाहिए 19।
ठीक है, गुड। ये कितना हो गया हमारे पास 0.19, और ये कितना हो गया 100 ग्राम, और आपको कैल्शियम कार्बोनेट का तो मोलर मास याद होगा कितना होता है 100, तो ये कितना हो गया 10 मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो या ना करो, आपको आंसर पता ही है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन है एलआर? ओके फाइन, एलआर आ गया हमारा। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अगर ये 2 मोल होता तो ये कितना मोल बनता, 1 मोल बनता। अगर ये इतना मोल है तो कितना बनेगा 1/2 इंटू 0.19, कितना आ जाएगा? ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए, क्लियर है सबको? ओके, coming on to question number 61, which of the following conclusions could not be derived from Rutherford alpha scattering experiment? ठीक है, ये theoretical question है। अगर देखो जो चैप्टर, ये चैप्टर तो आपको क्या पता है, मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है, मैं इन दोनों चैप्टर्स के बारे में कुछ बता दूं। जो मोल कंसेप्ट चैप्टर है ना, वो आपका थ्रू आउट द केमिस्ट्री, आपका जितना भी फिजिकल हो गया, चाहे इवन ऑर्गेनिक में भी आपका काम आता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ये तो आपको आना ही चाहिए अच्छे से। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, ये प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, आपने पहले एक बार चैप्टर आपको समझ में आ गया, आपको फॉर्मूलाज, फिर भी आपको रोज रोज आपको फॉर्मूलाज क्या करने पड़ेंगे, इसके डिवाइस करने पड़ेंगे। ठीक है, थ्योरी जो है वो एक बार आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको क्या होगा, अगर आपका चैप्टर क्लियर है, फिर भी आपको रोज इस चैप्टर की रिविजन करनी है, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आपने एक क्लास लगा ली और वैसे भी आप ऑनलाइन क्लास में तो आप टीवी की तरह से देखते हो, ठीक है, मूवी चल रही है आपके मोबाइल में, लेकिन ऐसे नहीं करना है इसको। आपको जैसे क्लास खत्म होती है, आपने अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, आपने पूरे क्वेश्चन जो डीपीपी हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीजें करोगे तभी ये चैप्टर आपका स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 61। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किस किस चीज के लिए किया था रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट? न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस के लिए जब किया था, तो उसने जब अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया था गोल्ड फॉइल की तरफ, तो क्या क्या बहुत सारी 3-4 ऑब्जर्वेशंस हुए थे। उन 3-4 ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकले थे। ठीक है, तो पहला है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट अनडेविएटेड। ठीक है, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द एटम इज, हाँ, एक फर्मी के अराउंड होता है जो रेडियस ऑफ एटम होता है, लेकिन ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, उससे भी छोटा होता है, दैट इज 1 फर्मी। इसको 1 फर्मी बोलते हैं। ठीक है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, ये क्या है, ये क्या हमने रदरफोर्ड से डिराइव किया था? ये हमने रदरफोर्ड से नहीं डिराइव किया था। डी, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या बोला था रदरफोर्ड ने? ये तो बोला था क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट इज व्हाई इट इज बाइंडेड। ठीक है, न्यूक्लियस से वो एटम से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 इज क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, 62 पर आते हैं, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस? ठीक है, ऑप्शन ए, दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, कैथोड से जनरेट हुए, इसीलिए उसको हमने कैथोड रे नाम दिया। ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन सी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द कैथोड रे ट्यूब। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोड पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, और ऑप्शन डी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैसेस। देखो कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन में अलग इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन में अलग तरह का इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइट बी डिफरेंट, बट जो
इलेक्ट्रॉन का नेचर है वो तो सब में सेम ही होगा, तो ऑप्शन डी क्या है, गलत है। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 63, which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ, थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था, थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था, प्लम एंड पुडिंग, ठीक है। उसने वो वाटरमेलन मॉडल दिया था ना, कि वाटरमेलन या तो पुडिंग, उसको प्लम एंड पुडिंग भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, कि जो रेड फ्लैश है वाटरमेलन का वो क्या है आपका, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज विच इज इवनली स्प्रेड इन द एटम, और जो बीड्स हैं उसके जो सीड्स हैं वो क्या है, ब्लैक सीड्स जो है, इट एक्ट्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन, और वो इतने ही नंबर में प्रेजेंट है जितने नंबर में वो उस पूरे जो रेड फ्लैश है उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को ही एक्सप्लेन किया था बस, और कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, इफ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर क्या है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमें वेवलेंथ को मास से डिनोट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था वो, न्यूट्रलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज अ डिफरेंट थिंग। न्यूट्रलिटी मतलब जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी आप रिएक्शन से भी डिपेंड कर सकते हो, जैसे कि हीलियम है, हीलियम इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम। क्यों? क्योंकि वो नोबल है, वो रिएक्ट नहीं करता है, इट इज स्टेबल। ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी। Na भी न्यूट्रल है, Na न्यूट्रल है कि नहीं, सोडियम न्यूट्रल है कि नहीं, लेकिन क्या वो स्टेबल है, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, लेकिन हीलियम नहीं करेगा क्योंकि वो स्टेबल भी है और न्यूट्रल भी है। चलो 64 पर आते हैं, कौन सा था फॉर्मूला बताओ, जो मास को वेवलेंथ से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेरी गुड। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 64। ठीक है, हाँ बहुत बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बार इसको बता देती हूँ, जिसको नहीं पता वो कौन सा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv 64। इसी को बोलते हैं हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, क्या होता है H/mv। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सबसे हैवी कौन है, अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम। ठीक है, हीलियम आयन। तो सबसे ज्यादा वेट किसका है, मास किसका है, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज होती है, किसका है, हीलियम का है। ठीक है, हीलियम आयन का है, या फिर कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल का है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे शॉर्ट होगा। ठीक है, 64 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 65। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कि टेबल टेनिस बॉल हैज मास ऑफ 10 ग्राम एंड स्पीड गिवन है। If speed can be measured within an accuracy of 4%, what will be the uncertainty in the speed? Uncertainty word आते ही आपके दिमाग में कुछ आया होगा, कौन सा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आया कि नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में आए हम, और इसमें हमें बोल रहा है कि टेबल टेनिस बॉल है, उसका मास है हमारे पास 10 ग्राम। ठीक है, स्पीड कितनी है, मतलब वेलोसिटी कितनी है उसकी, 90 मीटर पर सेकेंड। मतलब इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%, मतलब स्पीड में आगे पीछे कितने का हो सकता है, 4% का हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, जब भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, हम यहाँ पे डेल्टा वी निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा डेल्टा वी, 4% ऑफ 90 कितना आ जाएगा ये, 3.6 मीटर पर सेकेंड। जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो कितना आ गया, 3.6। अब आपको क्या पता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबको पता है ना, क्या हो जाएगा, क्या बोलता था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि पोजीशन और मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं, एक साथ नहीं हम उसको निकाल सकते हैं,
और वो हमेशा किसके मल्टीपल में होगा? इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। यही होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डेल्टा पी क्या होता है? आपका मोमेंटम होता है, जो कि हो गया m डेल्टा v। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा एक्स, हम ये इनइक्वालिटी की जो साइन है ना वो हटा देते, इक्वल टू लगा देते, क्योंकि हमें निकालना ही यही है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m डेल्टा v इज इक्वल्स टू h/4 पाई। हमें क्या निकालना है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है, बाकी सारी चीजों को नीचे भेज देते हैं। भेज दिया, 4 पाई इंटू 1/m डेल्टा v। h की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, 4 की वैल्यू आपको पता ही है, किसी को 4 की वैल्यू नहीं पता? 4 की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4। पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.4। m की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 10 ग्राम। हमने डेल्टा v नहीं निकालना है, डेल्टा v निकालना है, जो कि हमने निकाल लिया कितना? 3.6। सारे वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर कितना आएगा? अच्छा, यही पूछा है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड पूछा है। ओके, ठीक है, वो तो पहले हमने निकाल लिया, मुझे लगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है। ठीक है, सॉरी, ये भी पूछा अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो भी निकाल लोगे। ठीक है, इसमें तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड ही पूछा है। अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस बनाता तो फिर ये क्या पूछ लेता? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हमें फिर ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा तो आंसर यहीं से आ गया। फाइन, देखो क्वेश्चन नंबर 66 आपके पहले एग्जाम में आ चुका है, टेस्ट में आ चुका है, किसी को याद है? क्वेश्चन नंबर 66 आ चुका है एग्जाम में। इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको बार बार कोई नया क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा ना, रिपीटेड क्वेश्चन हम करते रहेंगे ऐसे तो। क्वेश्चन नंबर 66 कराऊं फिर से? फाइन, क्वेश्चन नंबर 68 में देखो, इसको मुझे पानी सॉल्व कर देते हैं। इसमें हमें इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, किसका? नाइट्रोजन का और अमोनिया का। ठीक है, नाइट्रोजन और अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, हमें मोलर मास गिवन है m। ठीक है, इन दोनों का N2 जा रहा है NH3 में, मतलब 0 से जा रहा है किसमें? -3 में जा रहा है। एक एटम होता अगर नाइट्रोजन का तो फिर n फैक्टर कितना होता? 3, लेकिन यहाँ पर क्या है? N2 है, मतलब 3 इंटू 2, n फैक्टर क्या हो जाएगा? 6। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? m/6। ठीक है, NH3 का n फैक्टर क्या हो जाएगा? n के ऊपर कितना चार्ज? -3, h के ऊपर +1, टोटल उन दोनों का क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो उसका हो जाएगा आपका m/3। कोई डाउट इसमें? ओके, गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। 69 में हमें बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। सेम क्वेश्चन है, सेम हम वो यूज करेंगे। 0 से किस में जा रहा है? -2 में जा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, एक रहता तो फिर कितना होता? 2 होता है इन फैक्टर, लेकिन 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया इन फैक्टर, हुआ कि नहीं? ठीक है, और H2O का तो आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि +1 और -2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 70 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? इसमें आपने क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, मैं पीडीएफ फिर से आपको भेज दूंगी, ये क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइन, ठीक है, सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें बोल रहा है 32% मेटल ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है, और अगर मोलर मास कितना है आपका? 51 ग्राम है। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड पूछ रहा है इसमें। ये आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। m है आपका कितना? 51 ग्राम, और 32% क्या है आपका? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का तो क्या होगा? हमेशा जो फॉर्मूला होगा ऑक्साइड का वो क्या होगा आपका? M2ON। आपको इसका नहीं पता, आपने क्या ले लिया? M2ON। ठीक है, M2ON के अकॉर्डिंग इसका आपका मोलर मास कितना हो जाएगा? 51 इंटू 2 दैट इज 102। 102, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16N। 102 प्लस 16N। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 16N है, और
ये कितना है 32% ऑफ टोटल दिस, ठीक है। यहां से हम इसको निकालेंगे 32%, 32/100 इंटू इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, n की वैल्यू आ गई आपकी, n की वैल्यू इधर सॉल्व करके आ जाएगी कितनी 3, आप पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका M2O3, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। 71 में बोल रहा है, 71 भी इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोल रहा है, बस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। एसिटाइलिन क्या होता है, ठीक है, C2H2 होता है। इसका आप एक बैलेंस फॉर्मूला लिखोगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखोगे, वहां से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप बहुत बार ही कर चुके हो, ठीक है। और जिनको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार खुद से फिर से सॉल्व करके देखो, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार खुद से सॉल्व करो। जब खुद से सॉल्व करोगे ना, मैं तो सॉल्व कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। खुद से सॉल्व करोगे तो खुद का दिमाग भी लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम तो आपने देना है, ठीक है, तो इसलिए एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 में देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 72 में आपको एन फैक्टर दे दिया ax by का कितना 2। क्वेश्चन नंबर 72, ax by प्लस C2, मैं बैलेंस नहीं लिख रही हूँ, मुझे एन फैक्टर निकाला है, मुझे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि एन फैक्टर के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं होती है, पता है ना, मिली इक्विवेलेंट इक्वल करना है बस इसमें। हाँ 7 आंसर है, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट तो इसमें कहाँ ही है, ठीक है। अब मैं ax by को ऐसे लिख दे रही हूँ, होल का 7, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका C4, ये 0 से कहा गया, इसका कितना था 2, और ये कितना है आपका, इसका ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अगर C2 का, इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें C का नहीं पूछ रहा है, हमें किसका पूछ रहा है, C2 का पूछ रहा है। अगर C का पूछ रहा होता तो कितना हो जाता 7 into 2, लेकिन हमें C2 का ही पूछ रहा है, तो कितना हो गया इसका 7। C2 का पूछ रहा होता तो 14 आंसर होता। तो इसमें कई बच्चों ने C लगा दिया होगा जिन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया होगा, ठीक है, लेकिन हमें पूछ किसका रहा है, C2 का पूछ रहा है। क्लियर है सबको। 73 क्वेश्चन तो आपको आता ही, मतलब बहुत बार ही कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो हम एन फैक्टर निकाल रहे हैं इसमें सबका। 73, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या करना है, ठीक है, मिली इक्विवेलेंस में हमें क्या करना है, बराबर कर देना है और हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। 60 विच इज 68% प्योर, लास्ट में दिया हुआ है विच इज 68% प्योर, इसका क्या मतलब है, यस इट इज द सैंपल प्योरिटी। 0.2 molar KMnO4 solution is required in acidic medium to evolve O2 and इतना ग्राम H2O2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में कितना, किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 74 कर रहे हैं हम। What volume of 0.2 molar KMnO4 solution is required in acidic medium to evolve O2 from 0.4 gram H2O2 sample, which is 68% pure? Spallation reaction is a type of nuclear reaction, ठीक है।